गडकरी यांच्या समर्थनार्थ प्रचारात उतरलेले उद्योगपती प्यारे खान म्हणतात, गडकरी यांनी मुस्लिम बांधवांना ऑटो रिक्षा हटवून ई रिक्षा दिली. यावर आपले मत काय असणार? देखिए, अब उनकी जितनी सोच है उतनी ही बातें करेंगे वो. सबसे पहले जो मैंने पहले बात की कि जिसने जितना चंदा दिया उसको उतना धंधा मिला. अब जिनको धंधा मिला है वो तो ये सब बातें करेंगे, लेकिन बातें भी करनी तो थोड़ी सोच और समझ के बात करनी चाहिए कि ऑटो रिक्शा से ई रिक्शा दिया. आखिर आपने ई रिक्शे पे ही लेकर आ गया उनको. आपका मॉडल विकास का यही है ना. अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ बेहतर बात होती. जरा नागपुर में ही आपकी सरकार है 15-20 सालों से महानगर पालिका की, तो कम से कम यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो गई, चाहे वो मराठी मीडियम की हो, हिंदी मीडियम की हो, उर्दू मीडियम की हो. ये स्कूलें बंद हो चुकी है. तो गरीब बच्चा, वो आम आदमी का बच्चा कहाँ स्कूल में जाएगा? ये महंगी स्कूल है जहाँ 50,000 1 लाख से ज़्यादा फीस है, तो क्या बच्चे वहाँ जाके तालीम हासिल करेंगे? तो ई रिक्शा की जगह अगर शिक्षा की बात करते हो तो ज़रा बेहतर होता. और अगर आप उनके लिए अगर आप गारंटी ले रहे हैं इस बात की, अगर गारंटी ले रहे हैं कि मैं गडकरी जी के गारंटी विकास की मुसलमानों की मैं लेता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्यारे खान जी से मेरा सवाल है, जो मैंने पहले शिक्षा की बात की, रिक्शे की जगह अगर शिक्षा की बात होती तो बेहतर होता. सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरे शहर की बात किया मैंने, महानगर पालिका की. और पूरे महाराष्ट्र में तो हजारों स्कूलें बंद हो गई. तो जब शिक्षा आप देना नहीं चाहते आम आदमी को, आप खड़े रहना नहीं चाहते, खड़े करना नहीं चाहते, नौकरियों में हिस्सा देना नहीं चाहते, उसके साथ अगर आप मुसलमानों की गारंटी लेना चाहते हैं, तो उस वक्त आप कहाँ थे जब सीएए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था और मुसलमान माँ बहनें जो शाहीन बाग में बैठी थी और जिनको आपकी पार्टी के लोग कहते थे कि ये औरतें जो है, ये महिलाएं जो 500 रुपए में बिकती हैं, तो ये महिलाओं का सम्मान आदर आपकी माँ बहनों का उछाला जा रहा था, तब आपकी गारंटी कहाँ थी? दूसरी बात, जब जामिया मिल्लिया के अंदर युवा विद्यार्थियों के ऊपर घुसकर पुलिस अत्याचार कर रही थी, दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही थी, जबकि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि ये पुलिस की जो भूमिका है ये जनरल डायर की भूमिका है, तो ऐसे वक्त में आप कहाँ थे? इनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि जब आप ये बात करेंगे कि नितिन गडकरी जी ने जो है एक कॉलेज दिया और नितिन गडकरी जी ने जो है इतने 100 करोड़ रुपया जो है विकास के लिए जो है ट्रस्ट को दिया, ये बात आप करेंगे, लेकिन एक कॉलेज की आप बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, माइनॉरिटीज की यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटीज हो, तो इन यूनिवर्सिटीज का जो माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो खत्म करने के लिए आपकी सरकार की जब जो कोशिशें कर रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आपकी गारंटी कहाँ थी? उसके साथ आप एक तरफ बात करते हैं कि ऑटो रिक्शा चलाएंगे क्या, आप बोलते हैं मुसलमान कब तक टायर वाला पंचर वाला रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ये सब बातें आप करते हैं कि इस तरह के मुसलमान क्या ये रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं क्या, फॉरेन नहीं जाएगा क्या, ये सब बातें करते हैं, आपकी तरफ से होती है बातें, चाहे वो नितिन गडकरी जी करते हो चाहे वो आप करते हो. तो विकास क्या मुसलमान विकास नहीं करेगा? तो मैं तो सिर्फ मुसलमान की नहीं बल्कि इन देश के तमाम वो गरीब वो किसान, वो यहाँ का मूल निवासी, वो जो बहुजन समाज, मैं उन सब की बात करता हूँ. तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे खान जी के खास तौर से कि जब उन्होंने विकास की गारंटी ली गडकरी जी की तरफ से, तो उन्हें इस बात की गारंटी लेना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तराखंड में लाया था, तो तब ये कहाँ थे? जब वो डायरेक्ट अटैक कर रहे थे इस्लामी शरीयत के ऊपर, तब ये कहाँ थे? तब इनकी गारंटी कहाँ थी? इसके साथ साथ अगर ये सब चीजें छोड़ दो, ये कहते हैं कि ये तमाम छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो, तो अगर विकास में हम शिक्षा को देखते हैं, तो जो शिक्षा के रिजर्वेशन की बात थी मुसलमानों के इस स्टेट में, जब आरक्षण की बात थी, जब आरक्षण दिया गया तो इनकी सरकार ने खत्म किया, तो ये कहाँ थे उस वक्त? सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं बल्कि जो मौलाना आजाद बोर्ड था जहां से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो स्कॉलरशिप ये सरकार ने, जो राज्य की सरकार है, इन्होंने बंद कर दी. कि स्कॉलरशिप महाराष्ट्र सरकार ने जब बंद कर दी और
केंद्र सरकार ने इस बोर्ड को खत्म कर दिया, तो तब जो है आप कहाँ थे, तब आपकी गारंटी कहाँ है? जब आप उन बच्चों को पढ़ने के लिए फीस उनकी माफ करना नहीं चाहते, जो कि ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार ने दी हुई थी, तो आप उसको समाप्त करते। तो ऐसी खोखली गारंटी कोई काम की नहीं होगी। असल गारंटी है कि आप देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, मैं नितिन गडकरी जी की बात नहीं और आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो पॉलिसी है, जो विचारधारा है, उससे हटकर आप कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। आप जो बात मोदी कहेंगे, नरेंद्र मोदी जो बात कहेंगे, वो आपको भी माननी होगी और वो नितिन गडकरी जी को भी वो मान्य होगी। इसलिए आप ऐसी गारंटी जो कि पहले आप पूरी नहीं कर चुके हैं, आगे की आप गारंटी लेने की ऐसा जनता से जो है झूठा और धोखा और जो है ऐसा वादा ना करें। जो पिछले समय जो जो मुद्दे मैंने गिनाया, उस पर आप गारंटी नहीं ले पाई आपकी सरकार, तो आप कि क्या मतलब हम समझते हैं, आपकी क्या पार्टी के अंदर पोजीशन है कि आप इन चीजों की गारंटी लो? तो आप कहाँ थे जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लोग, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मुसलमान अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, उनके बारे में अपशब्द कह रहे थे, तो तब आप कहाँ थे? क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि आइंदा कोई ऐसा शख्स इस तरह की कोई बात नहीं करेगा इस देश में? उस वक्त कब आप कहाँ थे जब आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता शाहीन बाग और मुसलमानों के चल रहे CNRC देश के इस आंदोलन में आपका नेता कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो उस वक्त आप कहाँ थे? तो अगर आपको गारंटी लेना है तो इन बात की गारंटी लीजिए कि इस देश में मुसलमानों का जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उन्हें अधिकारों के साथ और समता के साथ, इक्वालिटी के साथ जो है बराबर का रवैया उनके साथ रखा जाएगा। ना उनकी शरीयत में छेड़छाड़ की जाएगी, ना उनके साथ जो है कोई दूसरे शहरी का दर्जा रखा जाएगा, ना NRC जैसा कोई जो है कदम सरकार उठाएगी। तो क्या आप इन बातों की गारंटी लेना चाहेंगे? जात धर्माच्या पलीकडे जाऊन गडकरी सगळ्यांचा विकास करतात असे म्हटले जाते. मग आपला या विकासाला विरोध का आहे? विकास, मैंने जैसे आपसे कहा कि विकास का मापदंड क्या है। विकास का मापदंड अगर आप देखना चाहते हैं तो उस राज्य की, उस देश की शिक्षा को देखना पड़ता, उस राज्य के, उस देश के सुरक्षा को देखना पड़ता, उस राज्य के इकोनॉमी को देखना पड़ता, उस राज्य के रोजगार बेरोजगारी को देखना पड़ता, उस राज्य के स्वास्थ्य को देखना पड़ता। तो विकास का मॉडल ये है। अगर आप ये कहेंगे कि लाखों करोड़ों के, सिर्फ नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट ने लाखों करोड़ों के कर्ज लेकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें विकास, कैसा विकास आपको दिखाई देता है? आप देश की जनता को कर्जदार बनाते जा रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी जरूरत नहीं है, आप उसको अभी से बना रहे हैं। और इसमें तो अब ये तो और बात भी स्पष्ट हो गई कि जिन्होंने आपको मेगा जिन्होंने चंदा दिया है, उनको मेगा अपने धंधा दिया है। तो ये बात बहुत स्पष्ट भी हो गई सामने। तो विकास का जो मॉडल है, अब विकास भी कैसा, विकास बेहतर अगर विकास होता तो कोई बात भी होती ना। जिन लोगों को आपने काम दिया, वो टनल में किस तरह से लोग फंस गए, कितने फ्लाईओवर ऐसे गिर गए जो आपके विकास के मॉडल है, जो फ्लाईओवर गिर गए, और कितने आपके जो आपने रास्ते बनाए हैं जो कि आज जो है इस शहर की अगर बात करें तो वो सड़कें जो है लोगों के लिए कितनी मतलब अभिशाप बन चुकी है। अगर इसका रूप आपको देखना है, जो सीमेंट के रास्ते बनाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे जो रास्ते बनाए गए हैं, सड़कें जो बनाई गई है, उसका रूप अगर आपको अभिशाप देखना है तो बरसात के मौसम में या जब भी कोई बरसात जोरदार होती है तो देख लीजिए किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसता है और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है। और पिछले साल तो सीजन में कभी इस शहर की जनता ने कभी नहीं देखा होगा कि जिस तेजी के साथ रेलवे स्टेशन के अंदर जो एक सैलाब का पानी जो है तेजी से गया, शहर की जनता ने कभी नहीं देखा होगा। तो विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देना सिर्फ विकास नहीं होता, और वो भी अरबों करोड़ों रुपए की लागत से, कर्ज से बना देना विकास नहीं होता। क्योंकि उनके बेटे खुद कहते हैं ये बात कि मैं खुद 1800 करोड़ के जो कर्ज में मैं डूबा हुआ हूँ। तो क्या आप खुद को भी या देश की जनता को कर्ज में डालकर उस विकास को विकास समझते हैं? और वो उस विकास के खातिर
कितने ऐसे जो बड़े हैं, चाहे वो मेगा हो या फिर और ऐसे बहुत से लोग प्यारे हो आपको, चाहे अडानी अंबानी हो, उनका विकास आप देख सकते हैं कि उनका विकास हुआ है। आम जनता का जो है विकास नहीं हुआ, बल्कि लोग जो है ये तमाम जो जो चीजें हमारे शहर में हुई, चाहे वो फुटारा तालाब का जो इंटरटेनमेंट का जो आपने साधन बनाया था, ऐसा कहते हैं कि उसको कीड़े खा गए केबल को या मछलियां खा गई, पता नहीं क्या है। तो भूखे पेट न भजन गोपाला, कोरोना के पीरियड में जहाँ पर जो लोगों को ऑक्सीजन और ये तमाम चीज़ों की जो कमी थी, जो सरकार पूरी नहीं कर पाई थी, आपकी सरकारों ने जिसको पूरा नहीं कर पाया था, जिसे आपको करना पड़ा। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोदीजी मौन असतात. दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा त्यातीलच एक प्रकार. आपण यावर काय भाष्य करणार? देखिए, आप जानते हैं कि ये देश जो है एग्रीकल्चर देश है, कृषि प्रधान देश है, और इस देश की इकोनॉमी जो है कृषि पे, एग्रीकल्चर पे चलती है। लेकिन इस सरकार का जो रवैया है, वो सरकार का रवैया किसानों के प्रति क्या है, ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किस तरह से किसान अपनी डिमांड्स कर रहे थे। लेकिन इन्होंने उद्योगपतियों के साथ जो सौदे किए होंगे, इसीलिए वो किसानों की एमएसपी की मांग को नहीं मान रहे थे। सिर्फ किसानों की डिमांड्स को मांगना नहीं, लेकिन किसान जो अपने मोर्चे लेकर दिल्ली की तरफ आते थे, उनसे उनका रवैया, उनके उनके लिए उनके लीडरों की जो बातचीत होती थी, जो कमेंट्स वो करते थे उन लीडर्स, कभी उनको आतंकवादी कहा जाता था, कभी उनको जो है खालिस्तानी कहा गया। तो हमारे देश की किसान जो कि हमारे देश की रीढ़ है, उनके लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी सरकारों ने, हरियाणा की सरकार ने अभी जो किसान आंदोलन था उसके ऊपर किस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई, रबर की गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े। ऐसा लगा जैसे किसान नहीं बल्कि इस देश का कोई दुश्मन है जो इनसे अपनी मांगे मांगने के लिए आ रहा हो, और उनके साथ इनका ये रवैया है। पिछली बार जब किसान अपनी बातें रख रहे थे, तब 700 किसानों की मौत हो गई, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई, इन्होंने कभी उनके लिए माफी नहीं मांगी। बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब था, इन्होंने किसान उस बिल को जो है वापस ले लिया, जो बिल इन्होंने बनाया था किसान विरोधी, उसको वापस ले लिया। और फिर उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 साल में जो है नेक्स्ट जो है इसको हम पूरा कर लेंगे। लेकिन संसद भवन के सत्र चले गए, उसके ऊपर जो इन्होंने कोई बातचीत जैसी होनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, और जो है पूरा की पूरी सरकार का ये जो है जो टेन्योर है ये भी चला गया। लेकिन किसानों के मुद्दे जैसे के वैसे बने रहे, बल्कि किसानों को मार खानी पड़ी, उनके फैमिलियां बर्बाद हो गई, उनकी फैमिलीज बर्बाद हो गई, और ये देश जो है इकोनॉमी में और पीछे के पीछे चला गया। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ ये भी मंडियों को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, इसी का ये नतीजा है। नागपुरातील गडकरी आणि ठाकरे यांच्यातील लढत कशी असणार? देखिए, गडकरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है जो बातें हमने पहले कही है, उस बातों की लड़ाई है कि जो वादे आपने किए थे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि आप कैसे हैं, आपका क्या वो है, आपने क्या किया, ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या लोग ये कहते हैं, ये उनका उनका बेटा ही खुद कहता है कि गडकरी जो है वो पार्टी से अलग है, उनकी अलग भूमिका है। तो आखिर ये उनको नौबत अपने आप को प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की नौबत क्यों आई? क्यों? कि वो देख रहे थे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, उनकी छवि जो है गडकरी जी को भी ले डूबेगी। जो मुद्दे हमने अपने सामने रखे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे फिर वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जो है बहुत गडकरी जी को महंगे पड़ेंगे। इसलिए गडकरी जी के बेटे ने भी जो है अपने आप को ये अलग करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे पिताश्री जो है अपने क्रेडिट पर जीत कर आते हैं। तो लड़ाई विचारधारा की है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश में मनुवादी व्यवस्था या फिर तानाशाही व्यवस्था जो है कायम रहेगी। ये है क्या, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या गडकरी जी मोदी जी के कामों के विरोध में अपना मत देंगे? अगर भविष्य में किसानों को लेकर आप खामोश रहे, महिला सुरक्षा को लेकर आप खामोश रहे, या फिर जो सीएनआरसी का मुद्दा था उस पर आप खामोश रहे, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जब आप मौन रहे, तो आपका मौन रहना भी जो है ये आपकी भागीदारी, आपकी सहमति मानी जाती है। तो गडकरी जी और मोदी जी अलग अलग नहीं है, लेकिन अब ये मौका आ गया है विकास जी के सामने, विकास ठाकरे के सामने, जो कि माननीय विकास ठाकरे यहाँ से जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस
कोई उम्मीदवार उनके सामने नहीं दे सकती, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं अपना कोई प्रचार नहीं करूंगा, किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव से पहले बड़े बड़े कीर्तन उत्सव, कितने बड़े बड़े उत्सव मनाए गए, बड़े बड़े शहर के अंदर होर्डिंग लगाए गए, और अब गली गली में घूम घूम कर जो है वो प्रचार भी हो रहा है। और बहुत से लोग जो है जिनके बारे में, मुसलमानों के बारे में खासतौर से कहते थे कि मैं मुसलमानों को वोट देना है तो दो, मैं जो है उनसे जो है वोट नहीं मांगूंगा। तो आज उनकी तरफ से बहुत से ऐसे नुमाइंदे जो मुसलमानों के बीच बीच में जाकर जो है नितिन गडकरी जी के व्यक्तिगत बातों को रख के जो है वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीट आपको फिर मैं बता दूं कि वे विकास ठाकरे जो है ये जमीन से जुड़े नेता हैं, और इन्होंने जो है लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी रखी है। वहाँ आम आदमी जो है वो उनसे कनेक्टेड है, और आप देखेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। मैं देश की जनता से और नागपुर वासियों से खास तौर से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पर्व है लोकतंत्र का, चुनाव का समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान करने की कोशिश कीजिए। और कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, न्याय की जो गारंटियाँ दी है, चाहे वो किसान के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, घर जो महिला घर की हो, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो गारंटी दी है, उसके लिए जो है अपना मतदान करें और कांग्रेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटों से जिताएं, और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के प्रेम भाईचारा, जो हमारे देश के महान हस्तियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हो, एक बेहतरीन देश बनाया है प्रेम भाईचारे का, जहां पर ये माहौल जो नफरत का बनाया 10 सालों में इन्होंने, इस नफरत की दुकान को आप बंद कीजिए और देश में फिर से जो है कांग्रेस को वोट कीजिए, और एक बार फिर से देश में प्रेम भाईचारा और मोहब्बत का वो वातावरण, वो माहौल बनाइए, और देश के विकास में जो है एक बड़ी भूमिका कांग्रेस निभाएगी। ये हम जो है वादा करते हैं कांग्रेस की तरफ से। धन्यवाद।